हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम वास्तविक संख्याओं का जो कि वास्तविक संख्या चैप्टर है विविध प्रश्नावली, आज आप सबको हम बताएंगे। विविध प्रश्नावली आपको किताब दिखाई दे रहा है कि राजू प्रकाशन लंबी वाली किताब है। राजू प्रकाशन लंबी वाली किताब, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हम बता रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा सवाल भी बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट सवाल का भी वीडियो डाल रहे हैं लास्ट में। अब देखिए, विविध प्रश्नावली में आपका टोटल इस जो सवाल हैं उसमें से दो पार्ट बनाएंगे हम, दो पार्ट बनाएंगे बारी बारी से। दोनों पार्टों में विविध प्रश्नावली का टोटल सवाल दे दिया जाएगा। पहला सवाल है आपका, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण दीजिए। कितना बढ़िया सवाल बनाए हैं। कहा गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। अब देखिए, प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? सत्य है भाई, क्योंकि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल ऐसा विभाज्यता है। हम दिखा रहे हो कैसे विभाज्य होता है। क्या यह सत्य? हाँ, सत्य। अपने कारण हम बताएं आपको भाई। देखिए, चूंकि पहला सवाल है विविध प्रश्नावली का पहला सवाल, चूंकि दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का दिया है। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव अगर आप गुणा करेंगे तो क्या आता है? सदैव सम संख्या आता है। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक सम संख्या होती है। देखिए, हमने कहा दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक सम संख्या होती है। हम जैसे आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या होती है। क्रमागत धनात्मक, आप सब धनात्मक संख्याएं बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, जैसे 1 का गुणा 2 में किया, देखिए दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? गुणनफल सदैव एक सम संख्या होती है। 1 और 2 लिया क्रमागत यानी सीरियल वाइज से। 2 देखिए, 1 और 2 लिया, तब 2 और 3 लिया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अगर हम 3 और 4 लेंगे, 3 गुणे 4, 3 चौका 12, डाट डाट, ऐसे तमाम सवाल बताया जा सकता है इत्यादि। ऐसे तमाम उदाहरण सेट किया जा सकता है। 1 गुणे 2, 2 ठिनी क्रमागत भाई संख्या लिया हमने, जो देखा सम संख्या, और 2 ठिनी 2 और 3 क्रमागत संख्या है, वो भी गुणा किया तो भाई सम संख्या। और इसके बाद 3 गुणे 4 क्रमागत संख्या है, जिनका गुणा किया तो 12 आया। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होती है। जब सम संख्या होती है तो सदैव भाई 2 से विभाज्य होगा। लेकिन देखिए, माना यन कोई धनात्मक संख्या है, माना यन कोई धनात्मक संख्या है। यन कोई धनात्मक संख्या है। यदि मान लिया यन कोई धनात्मक संख्या है, तब 2 ठिन क्रमागत लेंगे, यानी कि n और अगला वाला कितना हो जाएगा? n+1। अगर अगला n+1 तो अगला n+2, तब n+3, तब n+4, n+5 होगा। इसीलिए तब
यन यन प्लस वन, कामा का निशान, यन जैसे इसमें एक गुणे दुई, ऐसे ही यह एक की जगह यन मान लिया हमने, दुई की जगह एक में भाई एक जोड़ेंगे तो दो मिलेगा, इसमें एक जोड़ा तो अगला अंक मिला यन यन प्लस वन। अब देखिए अगला वाला यन प्लस वन और यन प्लस टू सेट कीजिए, अगला वाला यन प्लस टू, अगले में यन प्लस थ्री, इनका गुणा अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, सम संख्या होगी, डॉट डॉट सम 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 संख्या ही होगी। कैसे होगी हमने आपको बताया, जैसे दूठनी क्रमागत संख्या लिया एक और दुई, एक का दुई में गुणा किया दो, दुई का तीन में गुणा किया छः, तीन का गुणा भाई चार में किया तो 12, क्रमागत संख्या है। ऐसे माना यन कोई धनात्मक संख्या है, तब यन में एक जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिल जाता है यन यन प्लस वन। अब देखिए यन प्लस वन में एक और जोड़ दिया तो टू हो जाएगा यन प्लस टू, यानी कि इनका गुणनफल भी यह एक सम संख्या ही होगी। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक सम संख्या दो से विभाज्य होती है, चूंकि प्रत्येक सम संख्या दो से विभाज्य होती है भाई, प्रत्येक सम संख्या दो से विभाज्य होती है, इसलिए ये भाई, इसलिए यन यन प्लस वन, फिर यन प्लस वन, अगला वाला यन प्लस टू, फिर अगला यन प्लस टू, यन प्लस थ्री, डॉट 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 संख्या दो से विभाज्य होगी। अतः यही पूछा गया था, अतः दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, अतः दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दो से सम संख्या आ रहा है गुणनफल, तो निश्चित रूप से दो से कटेगा, अतः दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव दो से विभाज्य होगा। यह कथन यानी कि सत्य है, यही आपके प्रश्न में पूछा गया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न, लेकिन फिर हाल समझिए इसे एक बार। चूंकि दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक सम संख्या होती है, हमने बताया कैसे, जैसे देखिए एक और दो क्रमागत संख्या है, गुणा किया तो दुई आया, निश्चित है सम संख्या है, या दुई से कट रहा है। अब क्रमागत दुई और तीन लिया, दो तीन आई छः, यहाँ पर छः आया, छः दुई से कट रहा है, इसीलिए सम संख्या हुआ, तीन गुणे चार, ऐसे भी सम संख्या हुआ। अब इसीलिए अब माना यन का मतलब कि प्रत्येक संख्या के लिए, माना यन कोई धनात्मक संख्या है, तब धनात्मक संख्या है तो इसका क्रमागत निकालेंगे तो एक यन होगा तो एक यन प्लस वन, अगला वाला यन प्लस वन होगा तो अगला यन प्लस टू होगा, एक जोड़ते जाएंगे, यह भी संख्या सम संख्या होगी। जब सम संख्या होगी, चूंकि प्रत्येक सम संख्या दो से विभाज्य होती है, इसलिए यह भी एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन भाई यह भी संख्या दो से विभाज्य होगी। अतः दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव दो से विभाज्य होती है, यानी कि प्रत्येक दो संख्याओं का गुणनफल सदैव दो से विभाज्य होगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बढ़िया सवाल है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, आप विविध प्रश्नावली का देखिए, सवाल नंबर दूसरा आपका विविध प्रश्नावली का है। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, दिया है यदि संख्याओं 480 और 685 का में को 480x - 475
के रूप में लिखा जाए तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब किसके रूप में व्यक्त किया जा रहा है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कहा गया है, यानी कि प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है आपका भाई एच सी एफ किसका 480 और 685 का एच सी एफ किसके बराबर है 480 यक्स 480 यक्स माइनस 475 के बराबर है तो यक्स का मान बताइए। यक्स का मान बताइए। सर्वप्रथम आप इसका क्या निकालेंगे एच सी एफ निकालने के लिए चाहे जैसे निकालिए, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से भी आप निकाल सकते हैं। हमने बताया है आपको, पहले इसमें से बड़ा छोटा पहचानिए, रफ कार पर कीजिए आप। जैसे देखिए 480 और 685 में यह छोटा यह बड़ा है, इसीलिए जो छोटा रहता है उसी से भाग दिया जाता है। भाग देंगे 685 में एक बार ले जाएंगे 480 घटाएंगे 5 जीरो 205 आ गया। अब 205 से इसमें भाग देंगे 480 में कई बार ले जाएंगे 2 बार, 3 बार तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार, 2 यहाँ लिखा, 2 देखिए 2 पंचे 10 हुआ, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर घटाया 0 7, यहाँ पर भाई कट कुट हुआ 70 आया, 70 से भाग देंगे 205 में देंगे। बहुत बताया गया है 70 का ऐसा पहाड़ा पढ़े 205 से ज़्यादा न हो। अब देखिए 7 त्रिक 21 210, 7 देखिए 7 त्रिक 21 यानी कि 210, यानी कि 7 दूनी 14 140। 5 यहाँ पर उतारेंगे कितना, एक उधार लिया 10 में से अगर हम निकालेंगे 4 तो आ जाएगा कितना 6 आ गया भाई। अब 6 65 आ गया, 65 से भाग देंगे कितने में भाग देंगे भाई 70 में भाग देंगे, 70 में भाग देंगे तब 65 एक्का, यहाँ 65 घटाएंगे तो 5, 5 से भाग देंगे 65 में, 5 तिरहियाँ 65 हुआ, इसलिए 5 से कट जा रहा है, 5 से कट रहा है 65, इसलिए कुल मिलाकर 400, इसलिए 480 और दिया है 685 का HCF कितना होगा 5, क्योंकि 5 सबको काट दे रहा है। इनका HCF निकल गया, हमने आपको बताया इधर इनका HCF निकाला तो 5, इतने की जगह हम 5 रखेंगे और उधर 480 यक्स माइनस 475। अब यक्स का मान निकालना है, यक्स को एक तरफ करना है बाकी सबको एक तरफ, माइनस 475 यहाँ साइड ले आए, 5 तो है ही प्लस 475 हुआ, यहाँ साइड 480 बगल में यक्स। अब यह जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75 में 5 मिलाएंगे 80, 480 और इधर 480 यक्स। यक्स को भाई इसी साइड 480 और यक्स के बीच में गुणा का निशान है, यह बटे में आ जाएगा 480 बटे 480, इस साइड केवल यक्स, इतना 21 480 बराबर 1, अतः यक्स का मान कितना आ गया 1, यह आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सवाल है। इसका HCF निकाला, उसके बराबर किया, प्रश्न में दिया गया था। HCF कैसे निकाला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यह आपको रफ कार पर के कर लीजिए, एक साइड में कर लीजिए, चाहे जैसे HCF निकालिए। भाई HCF होगा 5। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल। देखिए सवाल आपको तीसरा नंबर स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः
5 तथा 8 प्राप्त होता है। अब देखिए इस ढंग से अगर सवाल आता है तो 70 और यानी कि बड़ी से बड़ी वह संख्या है भाई। 70 से अगर 125 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। 70 के लिए 5 दिया है, 125 के लिए 8, यानी कि 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65, और 125 में से 125 के लिए शेषफल दिया गया है 8। अगर भाई 125 में से 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए 7 117। अब इनका हमसे पूछा गया है कि देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। इसके लिए क्या निकालेंगे, फिर सवाल को समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है कि 70 और 125 से भाग देने पर शेषफल 5 और 8 आ रहा है। तब 70 के लिए शेषफल 5 दिया था, 125 के लिए शेषफल 8 दिया था। तीसरा सवाल है आपका, इसके लिए भाई हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 65 और 70 भाई 117 का एचसीएफ निकालेंगे। 65 और 117 का एचसीएफ निकालने के लिए चाहे जैसे निकालिए, हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग से निकालेंगे। देखिए 65 और 117 दिया है। 65 117 में ये छोटा या बड़ा, तब छोटा वाले से भाग देंगे कब तलक, जब तलक शेषफल 0 ना आएगा। जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही उनका एचसीएफ हो जाता है। देखिए 65 एक्का 65, घटाएंगे भाई तो 2 आएगा और 5 आएगा। 52 से भाग देंगे, अब 65 में देंगे तो 52 एक्का 52, 2, अब 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 13 से भाग देंगे 52 में, 13 चौका 52 आ गया। यहाँ शेषफल 0, इसलिए 13 इनका आंसर हुआ, यानी कि इसका एचसीएफ देखिए। इसलिए यानी कि एचसीएफ किसका होगा, 65 और 117 का एचसीएफ कितना होगा 13। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 13, जिसे हम 13 से भाग देने पर शेषफल 13 से देखिए 70 में भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा। 13 से 125 में भाग देंगे तो शेषफल 8 आएगा। कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी आपको संख्या ज्ञात करनी थी, यानी कि जिससे हम भाग दें 70 में तो शेषफल 5 आ जाए, और 125 में भाग दें उसी संख्या तो शेषफल 8 जाए। अब देखिए 13 से भाग देंगे 70 में, 13 पचे 65, शेषफल 5 आएगा। और 13 से भाग देंगे आप 125 में से भाई 125 में, तब शेषफल कितना आ जाएगा 8 आएगा। अतः बड़ी से बड़ी संख्या वह क्या होगी 13 होगी। अतः बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगा। आंसर आपका यह आपका 13 है भाई, 13 आंसर हुआ है आपका। बहुत बढ़िया सवाल, तीसरा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल। पूछा गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या से भाग दें 70 में तो उत्तर शेषफल 5 निकले, और 125 में भाग दें तो शेषफल 8 आए। अगर देखिए 13 से हम भाग देंगे 70 में, तब 13 पचे 65 होता है, शेषफल 5 आया कि नहीं, ऐसा यही पूछा गया था। अतः बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगा। सवाल नंबर 4 भाई, चौथा देखिए आप। देखिए सवाल नंबर 4, है। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। एक परिमेय संख्या अपने दशमलव प्रसार में 327.708 है। आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं जब यह संख्या P बटा Q के रूप में व्यक्त है। कारण दीजिए। देखिए माना वह संख्या x बराबर इतना दिया गया है, 327 दिया गया है आपकी किताब में 7081।
माने 7081 है। अब हमसे पूछा गया है क्या इसे P बटा Q के रूप में भाई लिखा जा सकता है। अब देखिए इसी को यहाँ पर 1 लिख कर 4 जीरो ऊपर गुणा, भाई जब दशमलव को भिन्न में बदलाना, दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है, इन्हें बदल सकते हैं। देखिए यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 327,70,81 बटा दशमलव के बाद 4 अंक है इसीलिए 1 लिखकर 4 जीरो का गुणा कर देंगे। अब इसका खंड करेंगे, निश्चित है 2 पावर m 5 पावर n के रूप में बनेगा। इसे P बटा Q के रूप में लिखा गया है, अतः भाई इसे यानी कि यह संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। और हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का होगा, इसलिए इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कहने का मतलब देखिए इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने लिख भी दिया, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पर लिखा जा सकता है तथा हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप का होगा। यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का होगा। अगर खंड करेंगे तो 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का बनेगा। अतः 2 पावर m 5 पावर n के रूप का बनेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इतना इसमें पूछा गया था, यही हुआ जवाब। पूछा गया था 327.7081 को क्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ भाई P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और कहा गया था और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। कहने का मतलब यह शांत होगा कि यह शांत होगा। कैसे पहचानेंगे, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का रहता है तो इनका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब अगला सवाल आप देखिए। सवाल नंबर 5 है आपका। सवाल नंबर 5 है आपका भाई। ये देखिए दिखाइए संख्या। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। दिखाइए संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है यदि n एक विषम पूर्णांक है। यदि n एक विषम पूर्णांक है तो साबित करना है n स्क्वायर माइनस 1 8 से कट जा रहा है। 8 से कट जा रहा है कि नहीं। देखिए किताब में दिया गया है चूंकि n एक विषम पूर्णांक है। चूंकि n एक विषम पूर्णांक है तब माना n बराबर क्या मानेंगे 2k+1 मान लीजिए, चाहे 2m+1 मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए। कहने का मतलब चूंकि n एक विषम पूर्णांक है, अगर 1 को मिटाएंगे तो सम आएगा। देखिए विषम कैसे जाना, अगर इसमें अब k की जगह चाहे जो भाई आप पूर्णांक रखेंगे तो समय आएगा। 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे 3 दूनी 6। इसीलिए सम में 1 अगर जोड़ देते हैं तो विषम बन जाता है, इसीलिए 2k+1 हमने माना। अब देखिए चूंकि n एक विषम पूर्णांक है तब माना n बराबर 2k+1। देखिए अब सवाल में दिया गया है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य। इसको चेक करने के लिए n के जगह हम इतना रखेंगे 2k+1 का होल स्क्वायर, n की जगह इतना रखा होल स्क्वायर और -1 अपनी जगह। इसमें हम फार्मूला लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर। जब लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब
दो का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab और -1 है। अब देखिए 2 दूनी 4 के स्क्वायर आएगा, अब +1 आएगा, -2 दूना 4 के आएगा। अब यहाँ पर -1, 1 से 1 यह कट गया। अब दोनों में देखिए 4 के कामन लिया हमने, 4 के कामन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 के और यहाँ पर बचेगा -1। कहने का मतलब 4 के -1। लेकिन यहाँ पर देखिए फार्मूला, अरे यहाँ फार्मूला त्रुटि, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में होगा। देखिए फार्मूला में रखा, यहाँ पर माइनस था, माइनस किया हमने, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यही सूत्र इसमें खोला तो इतना मिलेगा, तो यहाँ प्लस होगा ना भाई। 4 के, अरे मित्र याद कीजिए सूत्र, 4 के कामन तो k +1। अब देखिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि और k+1 क्रमागत पूर्णांक है, चूँकि k +1 क्रमागत पूर्णांक। कहने का मतलब क्रमागत जैसे गिनती होता है 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में, इसीलिए यहाँ पर k है तो यहाँ k+1, चूँकि k +1 क्रमागत पूर्णांक है, इसलिए k और k+1 यहाँ कामा दिए थे, यहाँ कामा नहीं दिए हैं, इसलिए k+1 2 से, इसके पहले सिद्ध किए, 2 से विभाज्य होगा। क्रमागत पूर्णांक रहेगा तो निश्चित दोनों का गुणनफल 2 से कट जाता है। जैसे 1 और 2, 1 2 क्रमागत है, 1 2 के 2 2 से कट रहा है, 2 गुणे 3, 2 3 6 होगा, निश्चित है 2 से कटेगा। 3 गुणे 4, 3 चौका 12 होगा, 2 से कटेगा। इसीलिए k+1 क्रमागत अगर पूर्णांक है तो निश्चित है 2 से कटेगा। अब देखिए 2 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर 4 दिया गया है, इसलिए अगर 4 के का मतलब कौनों पूर्णांक रखिए निश्चित है 8 से कटेगा। 4 के, यह सवाल 4 के और k+1 8 से विभाज्य होगा, निश्चित है 8 से कटेगा। अगर k की जगह कुछ भी रखिए, देखिए हमने 1 रखा, k की जगह 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2 4 दूनी 8, 8 से कट रहा है। अगर 2 रखा 4 दूनी 8, यहाँ 2 रखा 2 ये भाई 2 रखा 2 1 3, यहाँ पर 8, देखिए यहाँ पर 2 रखे थे, 4 दूनी 8, 8 3 24 बनेगा, फिर भी 8 से कटेगा। कहने का मतलब k की जगह कोई भी पूर्णांक रखिए 8 से विभाज्य होगा। अतः सवाल में यही पूछा गया था, अतः n स्क्वायर -1 8 से विभाजित है। कहने का मतलब पूछा गया था क्या n स्क्वायर -1 8 से विभाजित है? हाँ भाई, n स्क्वायर -1 8 से कट रहा है, हमने दिखाया यहाँ से यहाँ तक। कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो फिर जानिए, पूछिए, कमेंट के द्वारा पूछिए। अब अगला सवाल, यहाँ पर कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर से देख लीजिए एक बार। n एक विषम पूर्णांक है, तब माना n बराबर 2k+1, विषम है तो 2k+1 मानेंगे, अगर सम होता तो 2k। इसमें देखिए k की जगह चाहे जो गिनती रखिए आप विषमय संख्या मिलेगा हमेशा, इसीलिए 2k+1 सम कहा गया होता तो 2k मानते, अगर विषम कहा गया है तो 2k+1। इसका मान सवाल में यह दिया गया था, इसमें रखा, इसको हल किया तो इतना मिला 4k+1। अब यहाँ पर k+1 क्रमागत पूर्णांक है, इसके पहले भी साबित किए थे, 2 क्रमागत पूर्णांक हमेशा 2 से विभाजित होते हैं। 2 क्रमागत पूर्णांक, जैसे 1 गुणे 2, 2 से कट रहा है, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हमेशा निश्चित है 2 से कटेगा, इसीलिए k+1 2 से विभाज्य है। तब इसीलिए भाई
यह सवाल 4k+1 दिया था, यानी कि 4k+1 8 से विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा? k की जगह कोई भी पूर्णांक रखिए, कोई भी गिनती रखिए, निश्चित है 8 से विभाजित होगा। इसलिए सवाल में जो दिया गया था यानी स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है। इत सिद्धम। अब यह सवाल आपका था कैसरा भाई? सवाल नंबर आपका यह था, हम बता रहे हैं आपको भाई साहब, सवाल नंबर 5वां था। सवाल नंबर यह 5 था। अब हम 6वां बताएंगे। देखिए सवाल नंबर 6 है आपका। 6 आपका है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए। बिना भाग किए सवाल दिया गया है आपका, कितना भाई? 987 बटे 10/500। बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 987 बटा, अब देखिए 10,500 दिया गया है, 10,500 शांत दशमलव होगा या अशांत आवर्ती दशमलव? अपने उत्तर का कारण दीजिए। अब देखिए कुल मिलाकर अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप का हो जाएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले इसे हम हल करें। इसको अगर हम कटाएंगे तो देखिए कितना आएगा भाई? कटाएंगे, इसको कटाइए पहले आप। कटाएंगे तो कितना आएगा पहले सोचिए। लंबा ये तो पहले बताया गया था। इतने को निश्चित है, पहले छोटा अंक से कटाइए आप। जैसे 3 से कटाया हमने, देखिए 3 तिरिका 9, देखिए 3 दूनी 6, 3 9 27। ऐसे यह 3 से कटाइए, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, 0। या गया 329 बटे 3500। अब देखिए फिर कट रहा है, किससे भाई? अब देखिए किससे कट रहा है कि अगर हम 7 चौक 28, 28 4 32, देखिए 7 चौक 28, 28 और 7 सते 49, और इधर 7 पचे 35, यानी कि 47 बटे आ गया आपका 500। 47 बटे 500 आ गया। अब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड, हर को कटाएंगे। हर को कटा दीजिए आप। पहले 2 से कटाएंगे तो 250, 2 से कटाएंगे 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10, पचहम 25, पचहम 25, 5 1 5। कहने का मतलब 2 ठिनी 2, 3 ठिनी 5। इसी को लिख सकते हैं 47 और 2 घाते 2 और 5 घाते 3। कहने का मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। बस यही आपका जवाब है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का बन जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगला सवाल आपका, देखिए सवाल नंबर आपका 7वां है भाई। 7वां है, माना d क्या है? 24 और 36 का एचसीएफ है। जो d है ये 24 और 36 का एचसीएफ है। तब दो संख्याओं a और b को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि d बराबर दिया गया है 24 धन 36b। देखिए d बराबर किताब में दिया है आपके 24a
धन 36b। ये डी बराबर दिया गया, इसे समीकरण हमने 1 मान लिया। और डी क्या है, कहा गया है कि 24 और 36 का HCF है। डी की जगह क्या रखेंगे, 24 और 36 का HCF है। देखिए चूंकि डी क्या है, 24 36 का एच, भाई डी क्या है, 24 36 का HCF भाई HCF 24 36 का क्या है, डी है। 24 36 का HCF की जगह क्या रखेंगे, जो भाई चूंकि किताब में दिया गया है HCF 24 36 का किसके बराबर है, डी के बराबर। पहले हम 24 36 का HCF तो निकालेंगे। अब देखिए 24 36 का HCF निकालने के लिए 24 से भाग देंगे 36 में। क्यों भाग देंगे, 24 छोटा है 36 बड़ा है, 24 से का 24। अब भाई यहाँ पर 2 उतारेंगे, यहाँ पर 1, 12 से भाग देंगे फिर 24 में, 12 दूना 24। कहने का मतलब देखिए HCF है 24 और 36 का निकाला, कितना मिला, 12 मिला। इतना यानी कि 24 और 36 का HCF 12। अब डी की जगह क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। देखिए अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, डी की जगह, डी क्या इनका HCF निकाला हमने, कितना मिला भाई, 12। समीकरण 1 से इस डी की जगह, डी क्या है, देखिए HCF किसका है, 24 और 36 का, और बराबर 24A प्लस 36B। अब इसका HCF हमने निकाला, मिला कितना, 12 लिखा। इधर 24A और 24A धन है, 24A धन 36B लिखा। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2। और देखिए इतना तथा, अब यहाँ से देखिए हम भाज्य बराबर सूत्र होता है, भाज्य बराबर, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल होता है। फार्मूला होता है, भाज्य का मतलब 36, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है कितना, 24, भागफल का मतलब 1, शेष फल का मतलब, इसमें शेष फल कितना आया था, 12। इसमें देखिए 12 बराबर किए हैं, इसलिए 12 को वहाँ साइड, 24 के यहाँ साइड लेकर आएंगे तो आ जाएगा कितना भाई, 36 माइनस 24 गुणे 1 बराबर 12। इसी को हम लिख सकते हैं 12 बराबर, देखिए इधर 12 बराबर लिखा, इसकी तरह बनाएंगे, 24 से दिया है, पहले इसी को लिखिए। देखिए 24 से दिया है, पहले हम यह लिखेंगे भाई, इसी को लिखेंगे 24, यहाँ -1 लिखा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा -24 1, यही आएगा। और प्लस 36 यहाँ गुणे 1 लिख सकते हैं। इसे समीकरण 2 मान लिया, इसे समीकरण 2 मान लिया। यहाँ आपको दिक्कत होगा, फिर से जान लीजिए। देखिए इसे 12 को, अब भाई दाएं साइड है, यह यहाँ साइड ले आए माइनस। अब इसके अनुसार से पहले 24 लिखा गया है, तब हम लिखेंगे 12 बराबर 24, यहाँ पर -1 1 के पास लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसका आगे भी लिख सकते हैं। और प्लस 36 था, प्लस 36 लिखा, इसके बगल में 1 लिख दिया। अब समीकरण 1 2 से देखेंगे, बायां पक्ष बराबर, भाई बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष का हम तुलना कर सकते हैं। समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 2 से देखेंगे तो
ये 24 है, 24 है, एक बराबर कितना आ गया -1, ए बराबर -1, ऐसे ही प्लस इसमें 36 इसमें 36 इसमें, बी बराबर 1, बी बराबर 1 मिला, ए बराबर -1, यह हुआ आपका आंसर। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगला अगला यानी कि 8वां प्रश्न से अगले पार्ट में डाला जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।